हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। ठीक, तो जैसे कि आपको पता है कि मैं एनटीपीसी के मैथ के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं और इससे पहले मैथ के प्रैक्टिस सेट हमारे 5 हो चुके हैं। ठीक, कितने हो चुके हैं? 5। ये हमारा छठा प्रैक्टिस सेट है। ठीक, तो आप भी तरीके में प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे क्योंकि अब एग्जाम के ज्यादा दिन नहीं बचे। ठीक, क्योंकि 5 तारीख से हमारे एनटीपीसी के एग्जाम स्टार्ट हैं। 5 तारीख से। ठीक, कब तक चलेंगे? 24 तारीख तक। ठीक, तो जितने ज्यादा से ज्यादा हो प्रैक्टिस कीजिए। अब जो लास्ट टाइम है ये हमारा प्रैक्टिस का है। ठीक, तो जैसे कि आपको पता है मैं मैथ की प्रैक्टिस सेट में मतलब 20 क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक, और एक्चुअल एग्जाम में कितने आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो ये जो ज्यादातर मेरे जो मैं सारे क्वेश्चन ये करवा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट में, ये मतलब कोई नए टाइप नहीं है, सारे ये प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है। यानी 2019 में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था कुछ क्वेश्चन वहां से हैं और कुछ क्वेश्चन जो रिसेंट में जो एग्जाम हुए थे रेलवे के, जैसे आरपीएफ एसआई के हुए थे, कांस्टेबल के हुए थे, ठीक, लोको पायलट का हुआ था और जेई के हुए थे, तो वहां से कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। और एनटीपीसी के भी एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, इस बात की गारंटी है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, आपकी स्क्रीन पर दिख गया होगा, तो कीजिए। ठीक, सबसे पहले आप खुद सोल्व कीजिए इसे। देखो इसमें कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 28 सेंटीमीटर दी है, तो दूसरे समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा ज्ञात करनी है। ठीक, जिसका क्षेत्रफल एबीसी के क्षेत्रफल का 16 गुना है। मतलब कह रहा है कि जो पी क्यू आर है, ठीक, इसका क्षेत्रफल यानी कि जो एबीसी है, ठीक, यानी त्रिभुज, उसका 16 गुना है ये। ठीक, इस प्रकार हमें निकालनी है भुजा। ठीक, एक की भुजा में दी है, एबीसी की दी है, इसकी निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, यानी इसे रूट में ले लेंगे। ये हमारा किसका यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात है 16:1। ठीक, 16:1 जब क्षेत्रफल का अनुपात है तो भुजा का अनुपात क्या आ जाएगा? 4:1। ठीक, क्योंकि इसका रूट कर देंगे अगर हम, क्योंकि भुजा का स्क्वायर का अनुपात वो क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, तो ये है मतलब पी क्यू आर की यानी एबीसी की भुजा और ये है पी क्यू आर की भुजा। ऐसी है ना? एबीसी 1, हाँ। ठीक, तो इसमें हमें दिया था किसकी भुजा दी थी? एबीसी की भुजा दिया, नहीं 1 की वैल्यू दिया हमें कितनी? 28 सेंटीमीटर। हमें निकालनी 4 की वैल्यू निकाल देंगे हम। ठीक, तो क्या आ जाएगी? 28 मल्टीप्लाई 4, तो क्या हो जाएगा? 4 अट्ठे 32 को 2 का हासिल 3। ठीक है, 4 दूनी 8, 3 11, तो 112 आ गया। 112 किस में दिया है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए। देखो इसमें कह रहा है कि यदि मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई की क्यूब इक्वल टू दिया 35, एक्स प्लस वाई दिया है और हमें इसका मान निकालना है। तो देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब इसे सोल्व भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा दिख रहा है। जब हमारा एक्स और वाई 5 है, अगर हम 2 और 3 वैल्यू ले लें, मतलब कोई सी भी, यानी इसे 2 ले लें, इसे 3 ले लें। ठीक, 2 और 3 5, 2 की क्यूब 8 और 3 की क्यूब 27, यानी 27 और 8 35 हो जाएगा। इसका मतलब 2 और 3 हमारे फिट बैठ जाएंगे इसमें। तो 2 और 3 जब पुट करेंगे यानी कि 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है 16 और 3 की पावर 4 होता है 81। इन्हें जोड़ेंगे 6 एक 7 और 8 एक 9, तो हमारा क्या आ गया? 97, जो कि दिया है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अगर देखो इसी क्वेश्चन में मतलब ये तो चलो छोटी वैल्यू दी है, आपने मतलब अंदाजा लगा कर दिया कि एक्स और वाई की वैल्यू ये हो सकती है। अगर इसी क्वेश्चन में मान लो बड़ी वैल्यू होती तब कैसे सोल्व करते? ठीक, तो तब हमें कुछ नहीं, यानी जैसे ये दिया एक्स प्लस वाई, चलो नए पेज पर बता रहा हूँ। यानी ये दिया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया, इसकी अगर हम क्यूब करेंगे, ठीक, इसका स्क्वायर कर मतलब क्यूब करेंगे, यानी एक्स प्लस वाई इसकी पावर 3 प्लस 5 की पावर 3, और इसे खोलेंगे यानी कि एक्स पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस 3 एक्स वाई, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है, इधर आ जाएगा 125। ठीक, और हमें क्या दिया था? इसकी वैल्यू दी है 35, इसकी पूरे की। ठीक, प्लस 3 एक्स वाई और एक्स प्लस वाई, देखो एक्स प्लस वाई की 5 दी है यहाँ। ठीक, यानी यहाँ 5 रखेंगे तो 5 से 15, तो क्या हो जाएगा? 15 एक्स वाई, और यहाँ 125। 125 में से जब 35 जाएंगे यानी कि 5 में से 5 जाएगी 0। ठीक, 12 में से 3 जाएगा 8 ना 9। ठीक, तो आ जाएगा 9 90। इधर है 15 एक्स वाई, 15 से काटेंगे, 15 छिक्का 90, तो एक्स वाई क्या आ जाएगा हमारा? 6 आ जाएगा। ठीक, तो एक्स वाई कितना आ गया? 6। अब क्या करेंगे? ठीक, एक्स प्लस वाई ये दिया था हमारा 5, अगर यहां से हम इसका स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा? यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई, ये आ जाएगा, और 5 पंजे 25। ठीक,
अब एक्स वाई की वैल्यू 6 यहाँ रखेंगे, 6 दूनी 12, ठीक, 6 दूनी 12, 25 में से 12 जाएगा 13, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13। ठीक, अब दोबारा इसका अगर स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो यहाँ ऐसा खोलेंगे, यानी कि एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, ठीक, प्लस 2xy का होल स्क्वायर, ये अब बराबर में क्या बचेगा, बराबर में बचेगा हमारा 13 का स्क्वायर 169। ठीक, एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे फिर 6, यानी कि 6 चंग 36 दूनी 72, ये क्या आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, यानी 169, 72 चला जाएगा इधर। ठीक, अब इसे घटा देंगे, ये आ जाएगी हमारी एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की वैल्यू। देखो मैंने सोल्व करके बता दिया, 9 में से 2 गया 7, 11 में 7 जाएगा, सॉरी 16 में 7 जाएगा 9, अभी क्या आया 97। तो ये बिल्कुल बेसिक से बताया मैंने कि ऐसे भी आप कर सकते हो, अगर बड़ी वैल्यू दी होती तो हमें ऐसे ही करना पड़ता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए। देखो इसमें बोला यदि 5,000 रुपए की एक राशि को आंशिक रूप से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया था, 5 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 1,750 रुपए था, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिसे 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया था। ठीक, तो 5,000 को मानो हमने ए और बी में बांट दिया, यानी कि ए प्लस बी में बांट दिया 5,000 को। अब ये क्या कह रहा है, मतलब एक 5%, एक 10%, और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, तो 5 पंजे 25, मानो ये दिया गया 5%, ये 10% बी पार्ट। ठीक, यानी 5 पंजे 25% ए, इसका ब्याज कितना आ जाएगा 25% ए, प्लस इसका 10 पंजे 50, 50% बी। ठीक, और टोटल ब्याज कितना हमारा 1,750 ये। ठीक, अब ये दो इक्वेशन बन गई, एक ये बन गई, ठीक, एक ये बन गई, इन दोनों को सोल्व करके हम किसकी वैल्यू पूछी है, हमें बताना 10% वाला, यानी बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो बी की वैल्यू देखो सबसे बेहतर तरीका कैसे निकालेंगे, ए को हमें खत्म करना, अगर इसमें मल्टीप्लाई हम 4 की कर दें, क्योंकि 25 चौका 100, 100% ए हो जाएगा, 100% ए का मतलब खाली ए, अगर इसे घटा देंगे तो 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों तरफ, तो क्या आएगा, यानी कि 25 चौका 100% ए, 100% ए का मतलब हम ए भी लिख सकते हैं खाली, प्लस 50 चौका 200, यानी 200% बी, 200% बी को हम 2 बी लिख सकते हैं। ठीक, और 17 चौका 68, 5 चौक 20, यानी कि 68 और 2 7,000, 7,000 आ जाएगा। ठीक, 7,000, तो ए प्लस 2 बी क्या आ गया 7,000। अगर इसमें से घटा दें अब, यानी ए से ए खत्म हो जाएगा, 2 बी में से एक भी जाएगा तो खाली बचेगा यहाँ बी। ठीक, और 7,000 में से 5,000 जाएगा तो बचेगा 2,000। ठीक, तो बेहतरीन क्वेश्चन, तो हमारा क्या आ गया 2,000 आ गया, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, यही हमें निकालना था, कि जो जो मतलब जो हमारा पार्ट 10% पे दिया गया था ब्याज, वो वाला निकालना था, वो निकाल दिया हमने। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए। इसमें कह रहा है 100 से 200 के बीच ऐसी सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाज्य हो, यानी कि 12 से डिविजिबल हो। देखो इसे तो हमें, यानी 100 से 200 के बीच वाली संख्या, तो पहली संख्या तो हमारी हो जाएगी, यानी कि 12 निम्मा 108, यानी पहली संख्या होगी हमारी 108। ठीक, प्लस ऐसा डॉट डॉट करके कहां तक 200 के बीच, यानी कि 200 से कम जो संख्या होगी जो 12 से डिविजिबल है वो कौन सी होगी, यानी 12 कम 12, 8 20, 12 छिंग 72, 200 में से 8 जाएगा तो वो बचेगा 192, ये होगी लास्ट संख्या। ठीक, तो ये इनके बीच में, यानी कि 12 से डिविजिबल सारी संख्या वो निकालनी है हमें। तो देखो इसे हम समांतर श्रेणी से कर सकते हैं, समांतर श्रेणी का जो योगफल होता है उससे कैसे, फॉर्मूला क्या होता है n/2, अरे ब्रैकेट में a प्लस एल, तो n क्या आएगा, यानी कि नंबर ऑफ, यानी कि ये कितनी संख्या है ये, तो कैसे निकालेंगे, 192 में से 108 जाएगा, यानी कि ये कैसे निकालते हैं, और अपॉन 12 प्लस 1, ये तरीका होता है, यानी कि कितने ही हमारी संख्या वो निकालने का, यानी कि जो लास्ट टर्म है उसमें से अगर हम फर्स्ट टर्म को घटा दें और डिवाइड कर दें उनके बीच का जो डिफरेंस है और प्लस 1 जोड़ दें तो हमारे आ जाएंगे कितने नंबर है, यानी 108 है पहला नंबर, दूसरा क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, इस प्रकार। तो 192 से जब 108 घटाएंगे, यानी कि 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 18 में से 10 के 8, और 12 प्लस 1, 12 सत्ते 84, और 7 और 1 8,
तो हमारे टोटल नंबर कितने आ गए, संख्या 8। ठीक, तो फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि 8/2 और a प्लस एल। ए क्या, 108। ठीक, ए है 108 प्लस बी, लास्ट पद है हमारा 192, क्योंकि नंबर ऑफ सम का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है, n/2 और a प्लस एल। ठीक, इससे किया है हमने। अब जोड़ देंगे, 2 चौक 8, ये 4 मल्टीप्लाई 108 में 192 जोड़ेंगे, यानी कि 200 और 92 और 8 300। ठीक, यानी ये आ जाएगा 300। तो 4 तिया 12 आ गया हमारा 1200। ठीक, तो 1200 किस में दिया है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, तो कुछ नहीं था, समांतर श्रेणी का ये क्वेश्चन था, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब नेक्स्ट है ये तो सिंपल सा है, मतलब सिंपलीफाई करना है बस इसे। इसमें यानी कि 24, यहाँ तो 24 है। ठीक, 8 निम 72, यानी कि 0.9 बार जाएगा ये। अब इसे करेंगे, यानी कि 23 तिया 69, यानी कि 6.9 आ गया ये, प्लस 5। 24 में 5 जोड़ेंगे 29। ठीक, 29 में 0.9 जोड़ेंगे, हो जाएगा 29.9 में से 6.9 जब घटाएंगे तो 29 में 6 जाएगा 23। तो क्या आ गया, 23। 23 किस में दिया है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में, कोई ऐसा नहीं कुछ वहां कुछ अलग होगा, यही सब क्वेश्चन होते हैं। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे मैथ की, उतना ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक, जितना ज्यादा कलम चलाओगे। देखो इस क्वेश्चन में बोला है, राणा और रणवीर के बीच एक चुनाव में राणा को मत का 40% प्राप्त हुआ और वह 60,000 मतों से हार गया, तो रणवीर के पक्ष में पड़े मतों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, राणा को कितने मिले, 40%। ठीक, तो रणवीर को कितने मिले होंगे, सिंपल सी बात है, 60% मिले होंगे। ठीक, और जब 60 में से 40 जाएगा 20%, तो इसका मतलब 20% वोटों से हारा होगा राणा, यानी कि 20% वोट की जो वैल्यू है वो कितनी दिया हमें, 60,000 दिया ये। ठीक, हमें निकालने क्या था, रणवीर के पक्ष में पड़े मत, तो रणवीर को मिले थे 60%, तो 60% की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों तरफ अगर हम 3 की भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वह तो वैसे आ जाएगी, यानी 20 तिया 60, 60% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6 तिया 18, यानी 1,80,000, जो कि किस में दिया है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तो आप देख सकते हैं, मतलब 15-15 सेकंड के क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइमिंग लेंगे। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इतनी ही जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन। कीजिए इसे। इसमें कह रहा है कि 12.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से एक कमरे के फर्श को बनाने की कुल लागत 3,675 रुपए है। यदि चौड़ाई और लंबाई 2:3 के अनुपात में है, तब इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है, मतलब 12.5 रुपए प्रति मीटर की दर से। ठीक, एक कमरे का मतलब कमरे का फर्श होगा, यानी कि इस प्रकार होगा, रेक्टेंगल की तरह, आयत की तरह। ठीक, तो इसका मतलब कह सकते हैं 12.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब है, यानी कि 12.5 रुपए लग रहे हैं उसे। ठीक, 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर का जो क्षेत्रफल है, 1 मीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल है, उसे उसमें जो लागत लग रही है वो लग रही है 12.5 रुपए की। ठीक, हमारे टोटल रुपए खर्च हुए हैं 3675, ये 3675 रुपए खर्च हुए। अगर मैंने 12.5 से डिवाइड कर दूं तो वो क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा फर्श का। ठीक, तो क्या आएगा, निकालो इसे। अगर हम काटेंगे 12.5, यानी कि इसे लिख सकते हैं, यानी कि 3675 अपॉन 12.5 को लिख लेंगे 25/2, 2 पहुंच जाएगा ऊपर। अब इसे काटेंगे, यानी 25 एकम 25, यहाँ बचेगा 11, 25 चौका 17, वो 25 चौका 100, अब बचेगा 17 और 25 सत्ते 175। और 2 की जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 सत्ते 14 को 4 का हासिल 1, 14 दूनी 28 और 1 29, तो हमारा आ गया 294 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, एरिया आ गया ये। ठीक, हमें इनकी ये दी थी लंबाई और चौड़ाई। ठीक, यानी कि चौड़ाई दी थी 2x मान लेंगे, इसे मान लेंगे 3x। क्षेत्रफल क्या होता है, 2 तिया 6x स्क्वायर। ठीक, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये 6x स्क्वायर, जो कि कितना है, हमने निकाला था 294 ये। ठीक, 6 से हम काटेंगे तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 6 चौक 24 और 6 निम्मा 54, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। ठीक, x की वैल्यू 7 आ गई। हमें क्या निकालना था, लंबाई निकालनी थी, तो लंबाई है 3x, यहाँ 7 रखेंगे तो 7 तिया 21, यानी कि 3 × 7 = 3 सत्ते 21। तो 21 किसमें दिया है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है।
तो ऐसे करना था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कीजिए 8वां क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा 8 मेजों का क्रय मूल्य 5 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी 8 मेजों का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो बराबर है किसके, 5 मेजों का जो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के। ठीक, अब यहाँ से हम सीपी और एसपी का रेशो निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा 5/8। तो आप देख सकते हैं यानी कॉस्ट प्राइस हमारा 5 था, सेलिंग प्राइस 3 है, तो हमें 3 का बेनिफिट हो रहा है 5 पर, मल्टीप्लाई 100। ठीक, इसे हम कर, यानी 5 से 100 को काटेंगे 20 बार, 20 या 60, तो हमें 60% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, जो कि है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कीजिए। देखो इसमें बोला है एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए निकलती है। 1 घंटे बाद दूसरी ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए निकलती है। तो दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन से मिलने के लिए कितने घंटे लेगी। देखो इसमें मतलब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है, मतलब ये कह रहा है कि जो पहली ट्रेन थी 80 की स्पीड से चली, ठीक, बेंगलोर से मुंबई के लिए, यही बोला है। ठीक, तो पहले 1 घंटे में मतलब जो 80 किलोमीटर की स्पीड से जो चली है 1 घंटे में, वो सीधी सीधी सी बात है, यानी कि उसने 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। ठीक, अब दूसरी ट्रेन निकली जिसकी स्पीड है 100, तो अब ये बताना कि वो उसे कितने घंटे बाद पकड़ लेगी। तो सीधी सी बात है 100 में से जब हम 80 घटाएंगे तो इनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी क्या, 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये, और हमें डिस्टेंस 80 ये मिली गई। ये यहां से हम निकाल सकते हैं अब क्या, घंटे, यानी कि 20 चौक 80, तो 4 घंटे लगेंगे, जो कि दिया है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कीजिए। देखो बेहतरीन क्वेश्चन, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अच्छे लेवल का क्या मतलब, एसएससी में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, एसएससी में। ठीक, और ये भी क्वेश्चन जो है ये एनटीपीसी का ही है, मैं आपको बता दूं, एनटीपीसी 2019 का क्वेश्चन है। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ, यानी इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन दिया है, यानी कि कह सकते हैं जैसे कोस थीटा इंटू कोस 60 माइनस थीटा, ठीक, इंटू कोस 60 प्लस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 कोस 3 थीटा। इसे ध्यान रखना, बस इसको आपको ध्यान रखना है, कहीं भी इस प्रकार का एक्सप्रेशन दे तो सीधी सीधी उसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 कोस 3 यानी कोस 3 थीटा। ठीक, अब ये भी जो एक्सप्रेशन हमारा इसी प्रकार दिया है, मतलब थीटा को अगर हम 20 मान ले, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा कोस 20 इंटू, यहाँ इसे लिख सकते हैं कोस 40 को, यानी कोस 60 माइनस 20 ये, ठीक, इंटू कोस 80 को लिख सकते हैं हम कोस, यानी कि 60 प्लस 20 ये, ठीक, तो ये वाला एक्सप्रेशन बनना है। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/4 कोस 3 इंटू में 20 ये, तो क्या आ जाएगा ये, यानी 1/4 इंटू कोस 60 ये आ जाएगा। अब कोस 60 क्या होता है 1/2, तो क्या आ जाएगा, यानी 1/4 मल्टीप्लाई 1/2, तो क्या आ जाएगा 1/8, जो कि दिया है हमें ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा सही आंसर है। तो इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये वाला ध्यान रखना ही। ठीक, अब देखो अगर मैं आपको बताऊं, जैसे बहुत बच्चों का डाउट होगा कि अगर इसे बेसिक से हम करते तो कैसे करते, आप उससे भी कर सकते हो, तो बहुत लेंदी जाएगा। ठीक, चलो मैं कोशिश करता हूं बताने की। जैसे हमारा ये था कोस 20, ठीक, अब देखो जो कोस 40 है उसे मैं लिख सकता हूं, यानी कि कोस 40 को लिख सकता हूं मैं कोस 60 माइनस 20 ठीक, अब कोस 80 जो है उसे लिख सकता हूं कोस 60 प्लस 20, ठीक, यानी 60 प्लस 20 ये लिख दिया। अब देखो इसे तो ऐसे ही रहने दो, या कोस ए माइनस बी और कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि क्या होता है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी।
तो ये तो बाहर रहेगा हमारा cos 20। ठीक, अंदर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला जब खोलेंगे यानी cos a माइनस बी और cos a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो यानी कि cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 20 ये आ जाएगा। ठीक, देखो अब क्या करना हमें, यानी cos 20 cos 60 क्या होता है हमारा 1/2 और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/4 माइनस इसे ऐसे क्या मतलब इसे अगर साइन स्क्वायर 20 है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर 20। ठीक, अब देखो यानी कोस 20 1/4 यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा यानी कोस स्क्वायर 20। ठीक, अगर इसे हम आगे सोल्व करें तो यानी कोस 20 4 एकम 4 यानी कि आ जाएगा माइनस 4 में से एक जाएगा माइनस के 3/4 और प्लस कोस स्क्वायर 20। ठीक, अब कोस 20 को बाहर ही रहने दो अभी। अब देखो यहाँ हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर मतलब इसके नीचे 1 मान के इसे सोल्व करेंगे यानी यहाँ हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर 20 ऐसे लिख लेंगे हम पहले यानी 4 कोस स्क्वायर 20। अब माइनस के यहाँ 3 और अपोन में आ जाएगा सबके में 4 ये। ठीक, अगर हम कोस 20 के इसमें मल्टीप्लाई कर दें, जब कोस 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 को ये 4 कोस की घात हो जाएगी 20 और माइनस 3 हो जाएगा कोस 20 ये और अपोन में है 4। अब देखो यहाँ भी हमारा फॉर्मूला बनना है किसका 4 कोस की पावर 3 ये फॉर्मूला कोस कोस 3a का फॉर्मूला क्या होता है वो होता है हमारा 4 कोस की पावर 3a माइनस 3 कोस है हाँ यही होता है। तो ये वाला फॉर्मूला बनना है हमारा कोस की पावर 3 20 माइनस 3 कोस 20। हाँ तो ये कह सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं पूरे को क्या कोस 3 मल्टीप्लाई में 20 ये और अपॉन 4 है यहाँ हो जाएगा 20 60 कोस 60 क्या होता है 1/2 यानी 1/2 और नीचे हमारा 4 था तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/8 अब भी वही आया तो देख सकते हैं आप कितना लंबा है। ठीक, तो बेस्ट मेथड क्या है आप इसे ध्यान रखो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं मतलब एसएससी में तो बहुत बार आया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए, देखो इसमें बोला किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाता है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर तो मतलब आर का स्क्वायर हो रहा है। ठीक, और दोगुना कर दो दो व्यास को दोगुना करने की बात कर रही की जा रही है तो 2 दूनी 4 तो क्षेत्रफल जो हमारा 4 गुना हो जाएगा यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए, देखो इसमें कह रहा है एक वस्तु को 10% और 30% के दो क्रमिक मूल्य वृद्धि के साथ 20% की छूट पर ₹2288 में बेचा गया वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है। देखो दो तो दिए हमें वृद्धि यानी कि 10% की वृद्धि दी है तो इसका मतलब 11/10 और दूसरी वृद्धि है 30% की मतलब 13/10। ठीक, फिर है 20% की छूट यानी कि 4/5 ये अगर इसे हम काटें यानी यहाँ बचेगा 5 यहाँ भी बचेगा 5 और 4 हो जाएगा खत्म। ठीक, तो ऊपर क्या बचा 11 की मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो 11 33 11 कम 11 और 3 14 ये आ गया 143। ठीक, और अपॉन 5 पंजे 25 पंजे 125 ये आ गया 125। तो देख सकते हैं मतलब 125 की वैल्यू कितनी होगी 143 हो रही है। ठीक, तो मतलब कहते हैं कह सकते हैं 143 की वैल्यू हमें कितने दी है 2288 ये दी है ना 143 की वैल्यू कितनी 2288 और हमें किसकी निकालनी है 125 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो देख सकते हैं काटे अगर हम किससे कटेगा नहीं 143 एकम 143 और 6 18 लगभग 16 बार जाएगा। ठीक, क्योंकि यूनिट डिजिट से भी अगर हम चेक करें तो कितनी बार चला जाएगा 16 बार तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 16 हमें निकालनी है 125 की वैल्यू तो 125 की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई यानी कि 16 मल्टीप्लाई 125 125 तो 16 पंजे 80 की जीरो हासिल 8 16 दूनी 32 यानी 40 की जीरो हासिल 4 16 कम 16 और 4 20 तो हमारा क्या आ गया 2000 आ गया। तो 2000 दिया है ऑप्शन डी में यानी कि ऑप्शन डी हमारा
सही है। तो देखो ऐसे भी कर सकते हो आप, चाहो तो इसके बहुत तरीके हैं करने के, ठीक है, आपकी मर्जी, कैसे भी कर सकते हैं, पर लेकिन बेस्ट तरीका यही है। नहीं तो देखो मैं बताऊं और कैसे कर सकते हैं। यानी कि जैसे वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, उसने कही पहले दी उसने 10% और 30% की वृद्धि हुई इसमें, तो वही 10% की होगी तो 11/10, फिर 30% की होगी तो 13/10, ठीक, फिर 80% की मतलब 20% की छूट दी तो हो जाएगा 80%, यानी कि 4/5। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये सेलिंग प्राइस, ठीक, मतलब जो जितने में उसने बेचा है, यानी कि 2288, ठीक, इसे कह सकते हैं हम 2288, 2288। अब इसे सोल्व कर सकते हैं, यानी कि 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88, ठीक। अगर 4 से काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, यानी कि 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 13 से काटेंगे 13 चौका 52, तो यहाँ क्या बचा 4, 10 दाम 100 पंजे 500, 500 की जब 4 में होगी तो सीपी क्या आ जाएगा 2000। तो ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कीजिए। देखो इसमें कह रहा है कलम के एक सेट की अंकित कीमत पर 15% की छूट के बाद अभी भी 1751 का है, तो कलम के सेट का अंकित कीमत निकालनी है। मतलब छूट के बाद यानी 15% की छूट देने पर 1751 का है, मतलब इसका मतलब 15% की छूट दी तो इसका मतलब 85% में बेका होगा वो, तो 85% की वैल्यू दी है हमें कितनी, 1751 की, और हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, यानी अंकित मान निकालना है। इसे 17 पंजे 85, यहाँ 5 बचेगा, नहीं 5% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17 एकम 17 और 17 ती 51, तो 103 आ गई 5% की वैल्यू। अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें 20 की दोनों तरफ, तो यहाँ से क्या आ जाएगी 100% की वैल्यू, जो कि हमारा है अंकित वैल्यू, यानी 20 दिया 60 और 20 एकम 20, 2060, तो 2060 दिया ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक कीजिए टाइम एंड वर्क का। इसमें कह रहा है कि ए और बी 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, बी और सी वही काम 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और सी वही काम 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक। मतलब ये कह रहा है जो ए और बी है वो कर रहे हैं 12 दिनों में काम, ठीक। अब बी और सी, यानी बी और सी हैं वो कर रहे हैं 16 दिनों में, और ए और सी, जो ए और सी हैं वो कर रहे हैं 24 दिनों में। तो टोटल वर्क निकालेंगे हम इनका एलसीएम लेकर। देखो 12 चौक 48, 16 ती 48, 24 तिया 48, तो टोटल वर्क आगा हमारा 48, ठीक। और इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 12 चौक 48 यानी 4, इसकी कितनी आ जाएगी 16 ती 48 यानी 3, इसकी कितनी आ जाएगी 24 दूनी 48 2, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई ये। अगर इन्हें जोड़ दें 4 3 7 2 9, तो हमारी एफिशिएंसी यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी, वो क्या आ गई 4 3 7 2 9, यानी कि 4 प्लस 3 प्लस 2। अगर जब इन्हें जोड़ेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा अंदर क्या ए प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या आ गया 4 3 7 2 9, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 9/2, ठीक। तो क्या आ गई 9/2। अब निकाल सकते हैं टोटल काम कितना है 48, अगर इसे 9/2 से डिवाइड कर दें 2 पहुंच जाएगा और ऊपर, अब यहां से कर सकते हैं, यानी 48 दूनी 96/9, तो 96/9 किस में दिया है, तो हमारा ऑप्शन है पॉइंटों में। और इसे काटेंगे तो लगभग आएगा 9 एकम 9 और 0 6 बचेगा, यानी कि पॉइंट 9 छिक्का 54, यानी 10.66 आ जाएगा। तो 10.66 किस में दिया है, तो 10.66 तो 3 3 तो दिया है, मतलब यहाँ लिख सकते हो आप 10.66 दिन लगेंगे हमारे, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। देखो ज्यादातर बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं मैं आपको बता दूं, जैसे 4 3 7 2 9, यानी तीनों की जब हमने एफिशिएंसी जोड़ी तो कितनी आई 9, तो ये तीनों की नहीं आई, तीनों की डबल आई है एफिशिएंसी, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ दो दो है ना, ए प्लस बी और बी प्लस सी और ए प्लस सी। ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे 4 3 7 2 9 जोड़ेंगे 9 और सीधा 48 को 9 से कर देंगे डिवाइड, ठीक, वो निकाल देंगे। लेकिन ये जो हमारी डबल एफिशिएंसी है, यानी कि 9/2 आएगी हमारी एफिशिएंसी, इस बात का ध्यान रखना बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कीजिए।
देखो इसमें कह रहा है सुहास और नितिन ने 8:3 के अनुपात में एक व्यवसाय में कुछ पैसे का निवेश किया, लेकिन कुछ महीनों के बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 महीनों के अंत में सुहास और नितिन द्वारा लाभ को 5:4 के अनुपात में साझा किया गया तो नितिन के अकेले कितने महीने यानी नितिन ने अकेले कितने महीनों के लिए निवेश किया। यानी सुहास और नितिन, जो सुहास और नितिन का जो रेशो है यानी कि व्यवसाय का वो है 8:3। ये ये है उनका मतलब कितने अनुपात में उन्होंने पैसे लगाए। अब मान सकते हैं जैसे कुछ पैसों का निवेश किया सुहास ने अपना कुछ महीनों के बाद, मानो सुहास ने जो एक्स महीनों के लिए पैसा निवेश किया था और नितिन ने तो 12 महीने के लिए किया, तो टोटल कितना हो जाएगा, मतलब जो प्रॉफिट हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है हमारा, जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो यानी कि ये है इन्वेस्टमेंट, ठीक, और ये है हमारा टाइम। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट जितना कर रहे हो और जितने टाइम के लिए कर रहे हो उनका मल्टीपल जो होता है, ठीक, उनके मल्टीपल में जो रेशो आएगा वो प्रॉफिट का रेशो होता है। तो यहां से अगर हम प्रॉफिट का रेशो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई एक्स, यानी कि 8x ही कह दो इसे सीधा, 8x 12×3 = 36, यानी 36। तो ये आ गया प्रॉफिट का रेशो, जो कि हमें कितना दिया था, यानी कि 8x/36 कितना दिया है हमें, वो दिया 5/4 ही है। अब इसे कर सकते हैं 4×9 = 36, यहाँ का 9, 9×5 = 45, यानी 8x क्या आ जाएगा हमारा 45। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 45/8। ठीक, और हमें क्या निकालना था, देखो ज्यादातर बच्चे यही 45/8 दिया है ऑप्शन ए में और इसे टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा था नितिन ने अकेले कितने दिनों के लिए काम किया। तो 45/8 यानी कि जहां सुहास ने छोड़ा था, जितने महीनों के लिए काम करा था, वो तो ये है ना 45/8, यानी 45/8 जो महीने हैं हमारे, इतने महीनों में तो दोनों ने मिलकर काम किया। अगर मैं 12 में से इसे घटा दूं, 12 महीनों में से अगर 45/8 महीने को घटा दूं, तो ये जो महीने अकेले नितिन ने काम किया होगा, 12×8 = 96 -45/8, 96 से 45 जाएगा नहीं, 6 में से 5 जाएगा 1, 9 में से 4 जाएगा 5, तो 51/8। तो हमारा क्या आंसर आ गया 51/8, जो कि दिया है ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक, ज्यादातर बच्चे इसमें 45/8 मार देंगे, कुछ बच्चे ये सिली मिस्टेक बोलते हैं इनको, ऐसे अगर ऐसे करोगे आप, मतलब 45/8 आपने यही निकाला और ऑप्शन में देखा, इसे टिक करा और आगे बढ़ गए, तो बेवकूफी वाली मिस्टेक है ये, ध्यान रखना। तो हमें क्वेश्चन में ये भी पढ़ना पड़ता है, दोबारा भी पढ़ सकते हो, मतलब क्या पूछा था। ठीक, सिली मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि सिली मिस्टेक की वजह से 2 या 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ज्यादातर। ठीक, जैसे 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में से अगर आपने मानो 5 क्वेश्चन गलत किए, तो 5 क्वेश्चन में आप देखोगे 2 से जो 3 क्वेश्चन है ना, वो तो सिर्फ सिली मिस्टेक हुई होंगी, सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुए होंगे। ठीक, अगर आपने थोड़ा ध्यान पूर्वक पढ़ लेते तो नहीं होते, और यही हमें खत्म करनी होती है, क्योंकि मॉक टेस्ट का जो पर्पज होता है यही होता है कि हमारी कम से कम सिली मिस्टेक हो। अब इस क्वेश्चन में बोला है एक राज्य में जिलों की संख्या n है और राज्यों में मतदाताओं की कुल संख्या इतनी दे दी, राज्य के जिले में मतदाताओं की औसत संख्या इतनी दे दी, तो राज्य में जिलों की संख्या कितनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब औसत संख्या में 1700 दी है, टोटल संख्या टोटल दी है कितनी 4 लाख यानी कि 42,500 ये, और औसत हमें ये दी है 1700। ठीक, तो यहाँ से राज्य में जिलों की संख्या आ जाएगी हमारी, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इसे 17 से काटें तो 17 दूनी 34, यहाँ 8 17 पंजे 85, तो 25 आ गया, जो कि दिया है ऑप्शन बी में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कीजिए। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक विक्रेता ने 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सब्जियां बेचना शुरू किया, लेकिन उसे इस दर पर खरीदार नहीं मिले, इसलिए उसने कीमत घटाकर 8 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम का गलत वजन इस्तेमाल किया, वास्तविक कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब ये कह रहा है 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उसने सब्जियां बेचना चालू किया, लेकिन उसने बेचे 8 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी कह सकते हो 12 की जगह उसने बेचे 8 में, 8 रुपए प्रति किलोग्राम, लेकिन उसने गड़बड़ी की, कहा 800 ग्राम यानी कि 1000 ग्राम की बजाय उसने यानी 800 ग्राम वजन तोला उसने 1000 किलोग्राम की बजाय, तो यहां से हमारा आ जाएगा ठीक, यानी कि कितने की चीज उसने कितने में बेची, अगर इनकी हम मल्टीप्लाई कर दें तो। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 8 से ये 8 खत्म हो जाएगा, तो 12 और 10 ही बचेगा हमारा, क्या बचेगा 12
और 10। इसे भी अगर हम काटेंगे तो यहाँ बचेगा 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। तो देख सकते हैं 6 की वैल्यू क्या होगी, 5 हो गई, तो एक कम हो गई 6 पर। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 यानी परसेंटेज में निकालने के लिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 को कह सकते हैं 16.66%। ये क्या है हमारी कमी, इस बात का भी ध्यान रखना। जो कि दिया है ये रहा 16.66% की कमी दिया ऑप्शन बी में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कीजिए। देखो इसमें बोला चतुर्भुज क्षेत्र की भुजाएं दे दी हमें अनुपात में 2:3:4:5 और परिमाप दे दिया, सबसे छोटी भुजा निकालनी है। ठीक, तो जब भुजा दे दिया हम इन्हें मान सकते हैं, यानी कि 2x 3x 4x और 5x मान सकते हैं। अगर इन्हें जोड़ेंगे परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग 2 और 3 5 4 9 5 14। तो 14x की वैल्यू क्या दिया हमें 434। 14 से काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 14 3 42 और 14 एकम 14। तो x की वैल्यू क्या आ गई 31। सबसे छोटी भुजा निकालनी है जो कि है 2x, यानी कि 2 × 31 क्या हो जाएगा, यानी कि 31 दूनी 62। तो हमारी सबसे छोटी भुजा कितनी हो जाएगी 62, जो कि दिया है ऑप्शन बी में। अब देखो ये यानी कि 19वां क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा। इसमें बोला है एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी। 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु अनुपात में क्या है। ठीक, बेहतरीन क्वेश्चन। देखो इसमें बोला है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, यानी कि फादर मतलब पिता को एफ मान लिया और बेटे को हमने सन मान लिया, इनकी आयु का योग दिया है वर्तमान 52 वर्ष, वर्तमान आयु का योग। अब इसने क्या बोला 4 वर्ष बाद, यानी कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु हो जाएगी f+4 और सन यानी कि बेटे की आयु हो जाएगी s+4। देखो s को हम छोटा s लेंगे क्योंकि यहाँ लग रहा है हमें जैसा 5 हो। अब क्या बोला 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की, जो पिता की आयु उसकी 1/4 हो जाएगी। ये यही बोला है, यहाँ से इक्वेशन बन गई, इसे सोल्व करेंगे 4 इधर जाएगा यानी कि f+4 इक्वल टू इधर हो जाएगा 4s + 4 चौक 16। ठीक, अब देखो यानी कि हम 4s को इधर ले आए हैं, f-4s 4 को इधर ले जाए 16 में से 4 जाएगा 12। ठीक, एक इक्वेशन ये रही हमारी और एक इक्वेशन ये रही, इन दोनों को सोल्व करके हम क्या पूछा था, पुत्र और पिता की आयु का अनुपात पूछा, यानी f और s की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे, यानी कि अगर मैं इसमें से इसे घटा दूं, f से f तो खत्म हो जाएगा, यहाँ प्लस के 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस के 1 है, यानी 4 और 1 5s हो जाएगा। तो 5s कितना हो जाएगा, 52 में से 12 जाएंगे जब वो बचेंगे 40। इसे 5 से काटेंगे 8 बार तो हमारी s की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो हमारी सन की आयु है वो कितनी आ गई 8। जब 8 यहाँ पुट करेंगे यानी कि जो हमारा सन है वो कितना आ गया 8 और जो f है वो कितना आ जाएगा, यहाँ 8 पुट करेंगे 52 में से 8 जाएंगे 44। तो फादर की आयु कितनी आ जाएगी 44। अब क्या पूछा था 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है हमें, सन और फादर की। तो 8 + 10 और 44, ठीक, प्लस 10, 10 और 8 18, 44 10 54 और 18 से काटेंगे 18 30 54। तो क्या आ गया 1/3, यानी कि 1:3 हमारा आ गया आंसर, जो कि दिया है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन है एक कीजिए, समचतुर्भुज का। ठीक, इसमें बोला है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताएं जिसका विकर्ण 115 सेंटीमीटर और 116 सेंटीमीटर है। तो देखो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो फॉर्मूला होता है, यानी कि अगर हमें डायगोनल दिए हैं विकर्ण दिए हैं तो उसका फॉर्मूला होता है क्या, एरिया का वो होता है 1/2 इंटू d1। d1 का मतलब विकर्ण 1 और विकर्ण 2 यानी डायगोनल 2। ठीक, तो ये होता है फॉर्मूला। अब सीधा पुट कर देंगे बस 1/2 मल्टीप्लाई 115 मल्टीप्लाई 116, इसे 2 से काटेंगे आ जाएगा 58 दूनी 116 होता है 58। ठीक, अब मल्टीप्लाई करेंगे 115 के 58 में। ठीक, 115 को लिख सकते हैं हम 23 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 58। 5 की करेंगे सबसे पहले, यानी कि 5 8 40 की 0 हासिल, 4 5 5 25 4 29, ये आ गया।
290 यानी कि 23 है मल्टीप्लाई में। अब 23 की करेंगे तो 23 0 0 और 23 निम्मा 9 27, तो 7 किसमें यानी कि ये आएगा लास्ट में 70। तो लास्ट में 70 है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक, तो आज के प्रैक्टिस सेट में यही क्वेश्चन थे हमारे 20। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपके कुछ समझ में ना भी आए तो वीडियो को रिपीट कर लिया करो। ठीक, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, नहीं, बढ़िया तरीके से जैसा आपको एग्जाम में सोल्व करने हैं ना, उसी टाइप से मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में आपको किस तरीके से, किस अप्रोच से क्वेश्चन सोल्व करनी है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।